एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर आप लोगों को स्वागत है स्टूडेंट। हम लोग कल साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जय प्रगम के बारे में कुछ पढ़े थे, जो आज हम लोग उससे आगे पढ़े जहाँ तक कल पढ़ लिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए है, 23 के लिए स्टूडेंट 23 के लिए है, तैयारी कराई जा रही है यूट्यूब पर। सबसे पहले आप लोग हमने हिंदी का एक चैप्टर पूरा क्लियर कर चुके हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर वो सब करा दिए हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, जल्द हम करा देंगे वो भी। स्टूडेंट क्वेश्चन टाइप हो रहा है, टाइप हो जाता है तो हम आप लोगों को क्वेश्चन वो भी करवा देंगे। देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काटकर सूक्ष्मदर्शियों द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांक है। ये हरे बिंदु क्या होता है स्टूडेंट? कोशिकांक होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो हम क्रियाकलाप करके देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस चीज़ का जरूरत है स्टूडेंट? क्लोरोफिल आवश्यक होता है। क्या चीज़ आवश्यक होता है स्टूडेंट? प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या जरूरत होता है? क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन स्टूडेंट, इसके आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, देखिए गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटोन का पौधा। उदाहरण के लिए हम किसका देख सकते हैं? गमले में लगा एक सम्मिलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटोन का पौधा। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए। पौधे को 3 दिन तक किस कमरे में रखना है? अंधेरा ही, मान लीजिए रूम है, कमरा है, ना इसमें खिड़की ना कुछ है, एक गेट है, उसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे गेट है, कुछ नहीं, एक छेद भी नहीं है अंदर। इसमें हम एक पौधा रख दिए यहाँ पे स्टूडेंट, मान लीजिए पौधा रख दिए, और 3 दिन तक, कितने दिन तक इसमें पौधा रखे थे? 3 दिन, ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए, ताकि संपूर्ण मंड उसका प्रयुक्त हो जाए। अब पौधे लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। अब इसमें से इस पौधे को निकालेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर मान लीजिए सूरज की रोशनी है, यहाँ से आ रही है, ये सूरज की रोशनी मान लीजिए, और क्या किए? यहाँ पर पौधे को यहाँ पर रख दिए सूरज की रोशनी के सामने। 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखें, और पौधे से एक पत्ती को तोड़ लीजिए। फिर पौधे, मान लीजिए यहाँ पे एक पौधा था पेड़ का, यही पौधे में से क्या करना है स्टूडेंट? पत्ती को तोड़ लीजिए। अब इसमें हरे भाग को अंकित करिए। हरे भाग को क्या करना है? इसमें से एक पत्ता तोड़ लेना है स्टूडेंट। मान लीजिए इस टाइप का पत्ता है, इस पत्ता को हम तोड़ लिए। इसमें से क्या करना है? हरे भाग को अंकित कीजिए। क्यों, कौन सा भाग अंकित करना है स्टूडेंट? हरे भाग। तो यहाँ पे हरे भाग को अंकित कर देंगे। यहाँ पे जब अंकित कर रहे हैं स्टूडेंट, हरे भाग को जब अंकित करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। उन्हें किस पे कागज पर ट्रेस कर लेना है। कुछ मिनटों के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। कुछ मिनटों तक क्या करना है? पत्ती को मिनटों में पानी में डाल देना है। इसके बाद इस अल्कोहल से भरे बीकर को डुबा दीजिए। इससे भरे अल्कोहल को क्या करना है? बीकर में डुबा देना है। इस बीकर की स्वार्धिक जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक गर्म कीजिए, जब तक क्या ना हो जाए? अल्कोहल उबलने न लगे। अब पत्ती का रंग क्या होता है? पत्ती का जो रंग होता है वो क्या होता है? तो देखते हैं विलयन का रंग, जो विलयन का रंग है कैसा होता है? पत्ती का रंग और विलयन का रंग कैसा होता है? अब कुछ मिनटों के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। आयोडीन को किस में डालना है? तनु विलयन में डाल देना है। तो पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। बाहर निकालकर आयोडीन को क्या करना है? धो डालिए। पत्ती के रंग को अवलोकन कीजिए। अब पत्ती के रंग को क्या करना? अवलोकन करना है। परिणाम में पत्ती का जो ट्रेस किया गया था उससे क्या होगा? इसकी तुलना कीजिए। अब उससे क्या करना है? हमें तुलना करना है।
पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है, देखते हैं स्टूडेंट हम लोग आगे। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो इस पॉइंट को दिखाया जा रहा है, ये दार कोशिका है स्टूडेंट। जो इस वाले पार्ट यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है वो रंध्र छिद्र है, और ये हरा कलर का जो है इसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। और जो इस पे ई वाला कलर आपको क्या कहा जाता है, इसके द्वार कोशिका कहा गया है। इस वाला जो बीच में है इसे रंध्र छिद्र कहा जाता है। तो एक खुला हुआ एक बंद रंध्र दिखाया गया, एक चित्र इसमें क्या दिखाया गया, खुला हुआ रंध्र दिखाया गया, इसमें बंद रंध्र दिखाया गया स्टूडेंट। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे का कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, पौधे का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। कक्षा 9 में किसका चर्चा की थी, रंध्र की चर्चा की थी। जो चित्र 6.3 में जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी हम जानते हैं क्या स्टूडेंट, जो पत्ती की सतह सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों में अधिकांश क्या होता है, आदान प्रदान इन्हीं छिद्र से होता है। लेकिन यह जानना आवश्यक है, यह भी जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। किससे होता है, जड़ की सतह, पत्तियों की सतह से होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण में किस चीज की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता नहीं होती है स्टूडेंट, पर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं होती है, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। यानी जब क्या करता है, जो छिद्र होता है, खुला रंध्र होता है, एक बंद रंध्र होता है, तो बंद रंध्र क्या करता है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं तो पौधे छिद्रों को क्या कर देती है, बंद कर देती है स्टूडेंट। जब बंद कर देती है तो छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका का एक कार्य होता है। छिद्रों का खुलना बंद होना किसका होता है, कोशिका का एक कार्य होता है। द्वार कोशिका का किसका होता है, छिद्रों का खुलना बंद होना द्वार कोशिका का एक कार्य होता है स्टूडेंट। जब तक यहां तक कार्य होता है तो इसके बाद देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, होता है द्वार कोशिका में जब जल के अंदर जाता है तो वह फूल जाती है। जब जल के अंदर वही जाता है तो क्या होता है, द्वार कोशिका फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। जैसे ही जल के अंदर वह जाता है द्वार कोशिका, तो फूलने के बाद क्या होता है, रंध्र खुल जाता है। रंध्र का जो छिद्र होता है यहाँ पर आप लोग को दिखाया गया था स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यह छिद्र खुल जाता है इस टाइप से। जब खुल जाता है फूलने के बाद क्या होती है, रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र क्या होती है, बंद हो जाती है। यहाँ पर दिखाया गया स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा, इसको प्रायोगिक व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास दिया गया यहाँ पे। ये क्या है स्टूडेंट, बेलजार है, ये वाला टाइप को बेलजार कहा गया है, इस वाला टाइप को। और पोटेशियम किसके साथ किया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रायोगिक व्यवस्था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया गया है, और दूसरा इसके बिना किया गया है, बिना हाइड्रोक्साइड के बिना किया गया है। तो इसको क्या गया है, पहला वाला को क्या गया है, पोटेशियम पहला वाला पार्ट को, जो इस वाला पार्ट को किसके साथ किया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया गया। जो दूसरा वाला पौधा है स्टूडेंट, बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना किया गया है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट, धीरे धीरे समझते हुए हम लोग चलेंगे। एक बार आप लोग को बोलते हैं कि चैनल को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के पास,
और दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे हमें खुशी मिले। आप लोग कितना अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं, इससे भी अच्छा से करेंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं कि बोर्ड पर पढ़ाने के लिए, बहुत जल्द हम बोर्ड पर भी शुरू करने वाला स्टूडेंट, बहुत जल्दी आप लोग सब्र कीजिए, बहुत जल्दी बोर्ड पर आकर आप लोग ही पढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, लगभग समान आकार कि गमले में लगे 2 पौधा ले लेंगे। समान आकार के लगभग गमले के में लगे 2 पौधा लेंगे। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरा में रखेंगे। यानी 2 पौधा लेंगे स्टूडेंट और 3 दिन तक क्या करेंगे, अंधेरे कमरे वाले, इस अंधेरा का कमरा है स्टूडेंट, यहाँ पर एक गमला में पौधा को रख दिए, यहाँ पर मान लीजिए आप लोग, और पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे को पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक पौधे को किस में रखेंगे हम, वॉच ग्लास के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखेंगे। इसको हम रख देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टूडेंट, इस वाले पौधे को। और एक दूसरा पौधा लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पर लिए, मान लीजिए यहाँ कमरा बंद कमरा है, इसमें हम लोग ने एक कमरा लगा दिया, एक पौधा मान लीजिए, ये पोटेशियम ऑक्साइड के बिना साथ है, एक बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना है। तो पोटेशियम ऑक्साइड के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चित्र 6.4 में अपने दोनों पौधों को अलग अलग बेलजार से ढक दीजिए, और दोनों को अलग अलग बेलजार से हम ढक देंगे, जैसे आपको पीछे वाला फोटो में दिखाया गया था। और जल के तले को सील कर दीजिए, जो जल का तले होता है क्या करते हैं, उसको सील कर देंगे। 5 की पट्टिका पर वैसलीन लगा दें, कांच की पट्टी पर वैसलीन लगा दें। इससे प्रयोग क्या हो जाएगी, आयुरोधित हो जाती है। प्रयोग क्या हो जाती है, आयुरोधित हो जाती है। लगभग 2 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद स्टूडेंट, लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे को एक पत्ती पर तोड़िए, प्रत्येक पौधे को एक पत्ती को तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या करना है स्टूडेंट, उपयुक्त क्रियाकलाप की तरफ से मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इस क्रियाकलाप से आपको क्या निष्कर्ष मिला, आइए स्टूडेंट हम लोग आपको बताते हैं क्या निष्कर्ष निकला। आप लोग भी नहीं जान पाए होंगे, तो अभी बताते कैसे निकला ये निष्कर्ष। तो उपयुक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर हम इसे प्रयोग कर सकते थे, जिससे कि प्रदर्शित हो सके। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका आवश्यकता होती है, सूर्य की आवश्यकता होती है। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब हम लोग तो चर्चा कर चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादा सोपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कैसे करती है, जो सोपोषी होती है अपनी ऊर्जा की पूर्ति कैसे करती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। करते जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थिति, तो कैसे आवश्यकता करती है, यहाँ से देखें, स्थलीय पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे तथा अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए हो जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व होता है। नाइट्रोजन स्टूडेंट क्या होता है, एक आवश्यक तत्व होता है, जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक संश्लेषण में किया, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण अन्य युग में। इससे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। अकार्बनिक को क्या लिया जाता है, नाइट्रेट का नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूपों में लिखा जाता है। इन्हें किस रूप में लिखा जाता है, उन्हें उन कार्बनिक पदार्थों में लिखा जाता है जिसे हम जीवाणु या वायुमंडलीय का नाइट्रोजन से बनाते हैं। अब स्टूडेंट हम देखेंगे विषम पोषी पोषण। क्या देखेंगे स्टूडेंट, विषम पोषी पोषण, उसके बारे में जानेंगे। तो विषम पोषी के लिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले बात कि प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होती है। प्रत्येक जीव क्या होती है, अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होती है। भोजन के स्वरूप, किसके स्वरूप, भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। क्या हो सकती है, पोषण की विधि जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करती है। भोजन के ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, जैसे कि घास, या गतिशील जैसे कि हिरण, दोनों प्रकार के भोजन
का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न होता है तथा गाय और शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, जो गाय और शेर किस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं स्टूडेंट, आप लोग को फिर से समझ जाते हैं, हम पढ़ के आपको बताए थे कैसे कैसे बात है। लेकिन हम भोजन के लिए स्वरूप उपलब्धता का आधार पर पोषण की विधि क्या होती है, बहुत प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, बहुत तरीके से होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जीव जो होते हैं भोजन ग्रहण करने पर अपने ढंग पर भी निर्भर करते हैं। जो जीव होते हैं अपने ढंग पर भी क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करने के निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि भोजन स्रोत अचल है, जैसे घास, या गतिशील है। हिरण दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। और गाय और शेर का पोषक का उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा, अब सब प्रकार जितना सौ से जीव होते हैं वो सबका भोजन करने का क्या तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। सभी का अपना अपना एक अलग तरीका ढंग होता है, उस तरह से करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीवे भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहरी कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते तथा उनका क्या करते हैं, पाचन शरीर के अंदर करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग चल देखेंगे आगे, देखते जीव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करना, किया जाना, उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना और कार्यशैली पर निर्भर करती है। यानी जीव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे किया जाए, उसके पाचन की विधि कैसे होती है, उसकी शरीर की अभिकल्पना के अनुसार, उनकी कार्यशैली के अनुसार पर निर्भर करती है। जैसे घास, फल, कीट, मछली, मृत, खरगोश खाने वाले जंतु के अंतर के बारे में क्या सोचते होंगे। जो मान लीजिए कोई व्यक्ति घास खा रहा है, जीव, कोई जीव फल खा रहा है, कीट खा रहा है, मछली खा रहा है, या मरा हुआ खरगोश खा रहा है, जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचेंगे। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न भिन्न होते हैं, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव में भोजन पूरी संपूर्ण सतह से लिया जाता है। एक कोशिकीय जीव क्या करता है, अपनी भोजन पूरा संपूर्ण सतह से लेता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ भिन्न भिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा क्या होती है, एक कोशिकीय सतह से। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं अमीबा जो है क्या होता है, एक कोशिकीय सतह से। एक कोशिकीय सतह से करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में कोशिकीय सतह से अंगुली जैसा, किस जैसा, अंगुली जैसा, किस जैसा, अमीबा में किस सतह, अंगुली जैसा अस्थायी प्रवध की मदद से भोजन ग्रहण करते। किससे, अस्थायी प्रवध की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं। यह प्रवध भोजन के कणों को घेर लेते हैं। प्रवध भोजन के क्या कर लेते हैं, कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तता बनाते हैं। कति होकर, संगलित होकर खाद्य की रिक्तता बनाते हैं। जैसे चित्र 6.5 में खाद्य रिक्तता के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसर्जित हो जाता है। किस में विसर्जित हो जाता है, कोशिका द्रव्य में विसर्जित हो जाता है।
मिश्रित हो जाता है। बचा हुआ अपचय पदार्थ कोशिका के क्या करता है, कोशिका के सतह की ओर गति करती है। अब जो बचा हुआ अपचय पदार्थ होता है किसकी ओर गति करती है, सतह की, कोशिका की सतह की ओर चलती है, गति करने लगती है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जो बचा हुआ भोजन जो भी व्यक्ति भोजन किया, कुछ पचता है, कुछ अपच पदार्थ जो नहीं पचता है, वो पदार्थ की कोशिका सतह की ओर गति करते हुए कहाँ से निकल जाता है, शरीर से बाहर की ओर निकासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होती है। पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक भीतर निश्चित आकार का होता है तथा भोजन के एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण कर लेता है। अब भोजन क्या करता है, विशिष्ट स्थान से एक स्थान से ग्रहण कर लिए किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षवायु की गति के द्वारा पहुंचता है। जो कोशिका वो क्या करती है, पूरी तरह सतह को ढके होते हैं, कोशिका पूरी सतह को ढके होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फोटो को, इस फोटो को, यहाँ पर केंद्रक है स्टूडेंट, ये केंद्रक है। जब ये केंद्रक है बीच में जो काला टाइप है ये केंद्रक हो गया स्टूडेंट, और जो इधर ये सब टाइप का है ये सब क्या हो गया, खाद के कण है, जो बिंदु बिंदु करके है इसमें काला टाइप का, वह खाद का कण है। इसको हम देखेंगे ये पद क्या है, पाद भाग कुटपाद है। इसी तरह से इसमें देखेंगे स्टूडेंट ये तक ये जानेंगे हम क्या है, केंद्रक है। ये जानेंगे जो इस साइड से काला काला टाइप का है इस क्या है, कुटपाद कहा जाता है इसे। और यहाँ पर हम जाने जो यहाँ पर उजला बीच में बचा हुआ ये क्या है, खाद की क्या है, कण है। जो बीच में लाल कलर का है उसे हम क्या कहते हैं, खाद का कण कहते हैं। इस तरह से डी नंबर पॉइंट पे हम लोग चलेंगे स्टूडेंट। अब डी नंबर देखते हैं कैसा है। ये क्या हो गया, अम्बिमा में पोषण हो रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, यहाँ तक देखे स्टूडेंट। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं मनुष्य में पोषण, मनुष्य के पोषण के बारे में देखते हैं। तो मनुष्य में पोषण आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तृत एक लंबी नली होता है। जो मनुष्य में पोषण होता है कहाँ से, मुंह, यहाँ मान लीजिए एक मनुष्य है, ये मनुष्य है, इसके मुंह यहाँ से पार्ट को यहाँ से लेकर कहाँ तक, इसके जो आहार नाल कहाँ तक विस्तृत रहता है, आहार नाल मुंह से लेकर गुद्दा तक विस्तृत रहता है। एक लंबी नली हो तो चित्र 6.6 में दिखाया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं चित्र 6.6। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। नली के विभिन्न भाग जो हम भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है तो उसका क्या क्या होता है, यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं स्टूडेंट। हम लोग भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं तो हम लोग मुंह से करते हैं, कहाँ तक जाता है उसके बारे में, कैसे कैसे प्रक्रम प्रक्रिया होता है, उसके बाद कैसे कैसे भोजन पचता है, कैसे भोजन अनपच होता है, बाहर किस द्वारा किससे निकलता है, देखते हैं हम लोग आगे चलकर। क्रियाकलाप 6.3 में देखते हैं। 1 मिलियन क्या लेंगे, 1 मिलियन, पहले देख लेते उसी को, फोटो को देख लेते तो आप लोग देखिए आ गया यहाँ पे। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मुंह हो गया स्टूडेंट, मुंह मुख गुहा, और उसके अंदर एक जीवा हो गया, जीव जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, गड़ी सानिका, गर्सिका हो गया, जो गर्सिका के द्वारा भोजन कहा जाते हैं। ये गर्सिका नली हो गया, इसके अंदर से भोजन आप मुंह में जीव के द्वारा मुंह में किए, और इसके बाद गर्सिका एक नली में आया, आते हुए कहाँ चला गया, हमारे आमाशय यानी पेट में चला जाता है। और यहाँ पेट में जाने के बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पेट में भोजन किया, अब जब यहाँ भोजन आता तो यहाँ पर क्या है, अमावास है, यहाँ क्षुद्रांत है, और क्या क्या है, डायफ्राम। ई वाला पार्ट को क्या कहते हैं, डायफ्राम है, ई वाला पार्ट को हम डायफ्राम कहते हैं। और जो इसके नीचे क्या है, पित्त का भंडारण होता है। क्या होता है, पित्त का भंडारण है, जो पित्त की नली कहा जाता है, आप लोग पित्त कहते हैं, पित्त की। यहाँ पे लीवर जो अकृत हो गया ये इस पार्ट को, यहाँ पर जो ई कलर का है स्टूडेंट, ये क्या हो गया, आग्नस्य हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, निकलते हुए सब भोजन, यहाँ पे क्षुद्रांत हो गया, ये क्या हो गया, विद्रांत, जिसे कुलान कहते हैं। यहाँ पर गुद्दा द्वार, ये गुद्दा द्वार हो गया, जिसके द्वारा अनपच भोजन बाहर निकलता है, ये परिशोत्य हो गया। तो यहाँ पर मानव का पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जाने, यहाँ तक हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक। इसके बाद फिगर वगैरह हम लोग जान चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। देखिए, 1 ml मंड का घोल लीजिए, 1% 2 परख नली A तथा B में लीजिए,
परखनली ए में 1 मिली लार डालिए। दोनों परखनली को कितने मिनट तक रहने देना? 20 से 30 मिनट तक के लिए शांत छोड़ दीजिए। अब प्रत्येक परखनली में कुछ बूंद तनु आयोडीन की घोल डालिए। किस परखनली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? दोनों परखनली की मंड की उपस्थिति के बारे में क्या इंगित करता है? यह लार की मंड क्रिया किसके बारे में दर्शाता है? ये सब देखना है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। हम किस तरह के भोजन खाते हैं? तरह तरह के भोजन खाते हैं, जिन्हें इस भोजन नली से हमको क्या करता है? गुजरना होता है। और प्राकृतिक रूप से भोजन का एक प्रक्रम से गुजरना होता है, और प्राकृतिक रूप से हमें क्या करता है? भोजन को प्रक्रम से गुजरना पड़ता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं। उसी प्रकार के छोटे छोटे क्या होते हैं? कण में बदल जाते हैं। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा करते हैं। क्या करते हैं? दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है। आहार का स्तर जो क्या होता है? बहुत कोमल होता है, इसलिए हम दांतों से चबाकर भोजन को कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, अतः भोजन को गीला किया जाता है। भोजन को क्या किया जाता है? चबाकर गीला किया जाता है, ताकि इसका मार्ग आसान हो सके। और इसका मार्ग क्या है? आसान हो। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम कोई भी अपना पसंद के खाना खाते हैं, मनपसंद, तो मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाली एक रस होता है। ये जल नहीं होता मुंह में पानी आना, एक लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाला रस या लार कहते हैं। क्या कहते हैं? लाला रस या लार कहते हैं। और जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसके छोटे छोटे अणुओं को क्या करना होगा? खंडित करता है। छोटे छोटे अणुओं को खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा होता है। यह काम किसके द्वारा होता है? जैव उत्प्रेरक द्वारा कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग लिख सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। एंजाइम किसे कहते हैं आप लोग लिखिएगा, या एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है आप लोग देखिएगा स्टूडेंट। एंजाइम के बारे में लिख लीजिए पहले, एंजाइम क्या है। और स्टूडेंट आप लोग को कहना चाहिए बहुत जल्द आपको बोर्ड जैसा माहौल मिलेगा। 2-3 दिन के बाद से हम बहुत अच्छा से आप लोगों को ऑनलाइन एकदम वीडियो सामने जैसे लाइव होता है उस तरह से पढ़ाने वाले हैं। आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा। जिस भोजन को हम अब एंजाइम के बारे में लिखिए, एंजाइम क्या है? तो छोटे छोटे जो काम, लिखिएगा आंसर, जो काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम। लिखिएगा, जो काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लिख लिए होंगे स्टूडेंट। अब चलते हम लोग आगे। लार में भी एक एंजाइम होता है। लार में भी क्या होता है? एक एंजाइम होता है, जिसे लार एमिलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे स्टूडेंट? लार एमिलस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सकरा में खंडित करता है। जटिल अणु को किस में खंडित कर देता है? सकरा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान, जब भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। भोजन को किसके साथ? लार के साथ पूरी तरह से मिला दिया जाता है। आहार नाली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसकी सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक होता है। यह क्रमानुकुचक गति पूरी भोजन नली में होती है। क्रमानुकुचक गति पूरे नली में होती है। मुंह में अमाशय तक भोजन, मुंह से अमाशय तक भोजन, गार्सिका भोजन,
नियमित भोजन को आहार के साथ पूरी तरह मिला। आहार नाली के हर भाग में भोजन नियमित रूप से गति उसकी सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक होता है। यह कामाकुंच गति पर भी पूरी भोजन नली में होती है। मुंह में आमाशय तक भोजन की गरिशिका को क्या कहते हैं, हम इफोगेस द्वारा ले जाता है। मुंह में भोजन, हम लोग मुंह में जो भोजन होता है स्टूडेंट, मुंह में आमाशय तक भोजन किसके द्वारा, गरिशिका या इफोगेस के द्वारा ले जाता है। मुंह से, यहाँ से स्टूडेंट आप लोग देखिएगा फोटो में, यहाँ से जो मुंह हो गया, और जब यहाँ से जब भोजन ले आ जाता है, यहाँ से गरिशिका के द्वारा या इफोगेस के द्वारा भोजन आमाशय तक पहुँचता है। जब वहां तक पहुंचता तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे पहुंचता है आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाती है। क्या होता है, बृहत अंग होता है जो भोजन को आने पर फैल जाती है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन के अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। क्या करने में सहायक होती है, मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। किसके द्वारा संपन्न होते हैं, जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा माध्यम तैयार करता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम, कहां पे, जो पेप्सिन एंजाइम की सामान्य परिस्थितियों में, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। किसके सहायक क्रिया में सहायक होता है स्टूडेंट, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन कौन सा कार्य करता है, अम्ल कौन कौन से कार्य करता है, तो सामान्य परिस्थिति में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा व्यक्ति को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुने होंगे। बहुत से व्यक्ति को क्या कहते होते हैं, एसिडिटी या अम्लता का शिकायत करते हुए सुना होगा। क्या ये इसका संबंध अपिक्त वर्णित विशेष तो नहीं है, क्या इस विशेष तो नहीं है स्टूडेंट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आमाशय में से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा होता है, अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होती है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अत्यंत क्या होता है, कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं के क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। बहुत से जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उसके भोजन करने के हिसाब से होती है, उसके भोजन की तरीके से होती है, उसके भोजन करने की लंबाई के अनुसार से अलग अलग होती है। घास खाने वाले को शाकाहारी का सिलुलूज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। जो घास खाने वाले जंतुए होते हैं उनके क्या होता है, लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। उसे क्या होती है, पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। और मांस पचाने का पाचन सरल है। मांस को पचाना क्या होता है, सरल होता है। तो बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत की क्या होती है, छोटी आंत होती है। मांस को पचाना सरल होता है, इसलिए क्या होता है, मांसाहारी जो भी जानवर हुआ, जंतुए हुआ, जैसे अतः बाघ को मान लिए हम, जो मांसाहारी जानवर हो गया उसका क्षुद्रांत क्या होता है, छोटी होता है। जिसे लंबी क्षुद्रांत किसका होता है स्टूडेंट, लंबी क्षुद्रांत होता है किसका, जो सेलुलोज पचाने की काम करता है। इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे स्टूडेंट, देखते हैं। अब क्षुद्रांत जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है क्षुद्रांत, क्या होता है स्टूडेंट, क्षुद्रांत जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है क्षुद्रांत, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। किसका होता है, पूर्ण पाचन। इस कार्य के लिए यह अकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण करता है। क्या करता है, अकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण करता है। आमाशय से आने वाली भोजन को अम्लीय है और अग्नाशिकम एंजाइम को क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है।
अकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता। अकृत से स्रावित कार्य क्या करता है? पित्तरस इस कार्य को करता। यह कार्य वासा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त होती है। क्षुद्रांत में वसा का बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिसके उस पर एंजाइम की कार्य करना क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गलिकाओं के में खंडित कर देता है। पित्त क्या करता है? लवण छोटी छोटी गलिकाओं में उसको खंडित कर देता है, जिन्हें एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण एंजाइम की जो क्रियाशीलता होता है वह बढ़ जाता है। हम साबुन और मैल को पर इमलिशीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम लोग चौथा चैप्टर अध्याय में पढ़ेंगे। अभी नहीं है, चौथा चैप्टर हम नहीं पढ़ा है, जो भौतिक की बात है। भौतिक जब पढ़ाएंगे फिजिक्स तब हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को। अग्नाशिक रस का स्त्रावन करती है। अग्नाशय किसका स्त्रावित करती है? अग्नाशय रस का स्त्रावित करती है। अग्नाशय किसका रस का स्त्रावन करती है? तो अग्नाशिक की, जिसमें प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्स एंजाइम होता है। प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम स्टूडेंट? प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन को पचाने के लिए और तथा इसे इमलिशीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होते हैं। और कौन सा एंजाइम होते हैं? लाइपेज एंजाइम होते हैं। क्षुद्रांत्र की भित्ति की ग्रंथि होती है। क्षुद्रांत्र की भित्ति क्या होती है? ग्रंथि में होती है, जो आंत रस से स्त्रावित करती है। जो किससे रस को स्त्रावित करती है? आंत रस से स्त्रावित करती है। और इसमें उपस्थित एंजाइम अतः अंत में प्रोटीन की एमिनो अम्ल जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा में अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। पाचन भित्ति को क्या करती है स्टूडेंट? जो पाचित भोजन होता है आंतरिक की भित्ति को अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर, जो क्षुद्रांत होता है स्टूडेंट, क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुलीय जैसे प्रबंध होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग लिखिएगा दीर्घ रोम किसे कहते हैं, या लिखिएगा दीर्घ रोम क्या है, दीर्घ रोम क्या है। आप लोग लिखिएगा स्टूडेंट दीर्घ रोम क्या है। दीर्घ रोम क्या है? तो लिखिए उत्तर लिखिए दीर्घ रोम क्या है। तो उत्तर में लिखिएगा क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुलियां जैसे प्रबंध होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम क्या है? यहां से यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा स्टूडेंट, हो जाएगा। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। किसका बढ़ाता है? क्षेत्रफल। अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। और दीर्घ रोम में रुधिर की वाहिका बहुतायत मात्रा में होती है, और जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। और जो भोजन को अवशोषित करके शरीर को कहां पहुंचाता है? प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यहाँ इसका उपयोग किसके करने के लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नए ऊतकों के निर्माण के लिए, पुरानों ऊतकों को मरम्मत से में होता है। पुराने ऊतकों को किस में होता है? मरम्मत में होता है। अब देखेंगे स्टूडेंट बिना पचा हुआ भोजन के बारे में हम लोग देखेंगे कि बिना पचा हुआ भोजन किसके बारे में? बिना पचा हुआ भोजन विद्रांत में भेज दिया। जो पचा हुआ भोजन नहीं रहता वो कहां चला जाता है? विद्रांत में चला जाता है। और वहीं से क्या होता है? अधिसंख्यक दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेता है। यहीं से अधिक संख्यक में दीर्घ रोम क्या करता है? इस पदार्थ को जल का अवशोषण कर लेता है। अन्य पदार्थ क्या होता है? जल का अवशोषण यहीं से कर लेता है। जो जल बिना पचा हुआ भोजन होता है, बिना पचा हुआ भोजन क्या करता है? विद्रांत में भेज दिया जाता है। यहाँ से अधिक संख्यक में दीर्घ रोम इस पदार्थ को जल के रूप में अवशोषण कर लेता है। और अन्य पदार्थ जो बच जाता है गुद्दा द्वारा सही के बाहर कर दिया जाता है। इसी वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण
गुद्दा और रुधिनी द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे दंत क्षरण के बारे में। दंत क्षरण के बारे में हम लोग चलेंगे। दंत क्षरण के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो दंत क्षरण क्या है ये भी जान लीजिए। दंत क्षरण दंत क्षय इनेमेल या डेंटेन के स्नेह पर धीरे धीरे मृदुकरण करने के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाता है। जब जीवाणु शर्करा करके क्या करता है, क्रिया पर करके अम्ल बनाता है, तब इनेमेल मृदु या विखनीजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिकाओं खाद्यान्नों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लावक बना देते हैं। क्या बना देते हैं आप लोग को, दंत प्लावक बना देते हैं। प्लांक दांत का ढक लेता है। प्लांक किसको ढक लेता है, दांत को ढक लेता है। इसलिए लाल अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। क्या नहीं पहुंच पाती है, दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करके भोजन प्रांत दांतों में प्रवेश करे ब्रश करे करने से प्लाटक हट जाती है। जो पहले जीवाणु अम्ल पैदा कर भोजन प्रांत दांतों में ब्रश करने से क्या होती है, वह प्लाक हट जाती है, उसकी परत हट जाती है। यदि अनुप्राचित रहता तो शिशु जीव मंजा में प्रवेश कर ले सकते थे और जलन को संक्रमण भी कर सकते थे। और क्या कर सकते थे, जलन। यहाँ समझने के बारे में हम दंत क्षरण के बारे में एक और अच्छा सा समझा देते हैं। देखिए आप लोग कैसे इसके बारे में हम समझा रहे हैं। फिर से एक बार दंत क्षरण या दंत क्षय क्या होता है, धीरे धीरे डेंटिन धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसका शुरुआत कहाँ से होता है, जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाता है। जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। तब ये इनमेल या विखनीजीकृत हो जाता है। तब ये क्या हो जाता है, इनेमेल मृदु या विखनीजीकृत हो जाते हैं। अन्य जीवाणु कोशिका खाद्यान्नों के साथ मिलकर क्या होता है, दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दंत को ढक लेता है। किस दांत को ढक लेते हैं, प्लाक दंत को ढक लेते हैं। इसलिए लाल अम्ल को उदासीन करने के लिए, लाल अम्ल को क्या करने के लिए, उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता है। कौन सतह तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, इससे पहले कि जीवाणु क्या करे, अम्ल पैदा करे, भोजन प्राप्त दांतों में ब्रश करने से क्या हो जाएगा, भोजन से पहले तुरंत करने से पहले प्लांक हट जाते हैं। यदि हम ब्रश नहीं करते क्या, तो अनुप्राचित रहता है और छिप मंजा में प्रवेश कहीं मंजा में प्रवेश कर जाता और जलन संक्रमण कर सकता था। स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग देखें। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। फिर स्टूडेंट आप लोग देखिएगा प्रश्न आ गया। जो प्रश्न हम लोग आपको जबकि पूरा किताब को पढ़ा इस चैप्टर को पढ़ा देंगे आप लोग को, तब क्वेश्चन हम लोग आपको कराएंगे। ये क्वेश्चन सर दम लाइन से कराएंगे। आप लोगों को नोट्स भी दिया जाएगा क्वेश्चन सर को आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा बनाने का। यदि बन जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो कराएंगे जब ये कल पूरा किताब को इस चैप्टर को पढ़ा देंगे तब। समपोषी विषम पोषी में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है। प्रकाश संश्लेषी के लिए आवश्यक कच्चे सामान्य पौधे कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में बताना है। पाचन जैव के कौन से कार्य होते हैं, ये बताना है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, इसके बारे में बताना है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे कैसे अभिक्लिप्त किया जाए, इसके बारे में बताना है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ तक देख लिया। अब देखेंगे कितना नंबर पे स्टूडेंट हम लोग देखेंगे आते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। श्वसन के बारे में देखने से पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा श्वसन के बारे में। एक परखनली में ताज़ा क्या है, परखनली है स्टूडेंट, इसमें ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। एक परखनी में क्या करेंगे, यहाँ पर जो चूने का पानी डाला गया है स्टूडेंट आप लोग देखिएगा, यहाँ पर चूने का पानी डाला गया है और इस चूने के पानी को निश्वास द्वारा निकली वायु को प्रवाहित कीजिए। निश्वास द्वारा क्या करना, निकली हुई वायु को प्रवाहित कीजिए। चित्र 6.7 में दिखाया गया, यही दिखाया गया स्टूडेंट आप लोग के लिए। देखिए यहाँ पर अब नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगा। चूने के पानी जो किसकी में होने में, दूधिया होने में कितना समय लगा, ये आपको बताना है स्टूडेंट, नोट करना है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। परखनली में ताजे चूने पानी को लेकर आयु प्रवाहित करते हैं। तो क्या करते हैं, ताजे पानी लेकर आयु को प्रवाहित इसमें कर रहे हैं। पहले क्या किसी किया, निश्वास द्वारा निकली आयु को प्रवाहित कर रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, अब इसके बाद देखेंगे। नोट कीजिए कि इस बारे में चूने की पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह क्या दर्शाता है। तो चूने की पानी निश्वास द्वारा वायु में प्रवाहित होती रहती है।
चूने के पानी में वायु या पिचकारी सिरिंज द्वारा प्रवाहित की जाती रहती है। यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 6.5 देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ ईस्ट डालिए। एक छिद्र वाले कॉर्क को लगी प्रखर नली की इस मिश्रण को ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली ले लगाना है। कॉर्क में कांच की नली को स्वतंत्र सिरे को ताजे तैयार चूने के पानी वाली प्रखर नली में डाल ले जाइए। चूने के पानी में होने वाली परिवर्तन को आप इस परिवर्तन में लगने वाला समय को अवलोकन नोट कीजिए। क्यूवन उत्पादन के बारे में क्या दर्शाता है। आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कैसे हुआ ये सब। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, पिछले अनुभाग में हमने जीव के बारे किसके पोषण पर चर्चा कर चुके थे। जिन खाद्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में होता है उसे कोशिका उनका उपयोग क्या करते हैं, विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा का प्रदान करने के लिए करते हैं, ऊर्जा को प्रदान करने के लिए करती है। विभिन्न जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। विभिन्न जीव क्या करते हैं, विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। जैसे कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने वाले के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता है। चित्र 6.8 में दिखाया गया है, देख लेते हैं स्टूडेंट। चित्र 6.8 हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिखाया गया स्टूडेंट ग्लूकोज है जो कोशिका द्रव में क्या किया गया तो पायरोट हो गया। यहाँ से ईस्ट की बात दिखाई गई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ दिखाई गई है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी दिखाई गई है, यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति दिखाई दी गई है। जब ग्लूकोज और कोशिका द्रव में पायरोट होता था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी में ऑक्सीजन के नहीं रहने के पक्ष में दिखाई गई है। ऑक्सीजन अब न रहे तो हम लोग यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट। इन सभी अवस्थाओं पर पहला चरण ग्लूकोज को 6 कार्बन अणु को 3 कार्बन वाले अणु को पायरोट में विखंडन किया गया है। यानी पहला फिगर हम कितना देख रहे हैं स्टूडेंट, 6 कार्बन और 3 अणु को पायरोट के साथ, 6 कार्बन 3 अणु पायरोट के साथ किसको में दिखाया गया है, किसके ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में दिखाया गया है। इस तरह से दिखाया गया स्टूडेंट। ईस्ट में यह प्रक्रम किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है। यह प्रक्रम कहाँ पे होता है स्टूडेंट, कोशिका द्रव में। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। इसके पश्चात पायरोट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम कीविन के समय ईस्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अव्ययी शोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अव्ययी शोषण कहते हैं। पायरोट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम कितने प्रकार, 3 कार्बन वाले पायरोट के अणु में विखंडित होते हैं करके। अब देखेंगे स्टूडेंट, यहां तक हम लोग ने देखा। इसके बाद देखेंगे करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है दूसरा उत्पाद का जल, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एक क्या होता है, जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड वाला अणु देता है दूसरा उत्पाद में क्या होता है, क्योंकि प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में वही करता है, वायु शोषण कराता है। जब यह वायु शोषण में ऊर्जा का मोचन अव्ययी शोषण की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो कभी कभी जब हमारी कोशिकाओं के ऑक्सीजन में अभाव हो जाता है, पायरोट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरोट का एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैप के कारण हो सकता है स्टूडेंट। तो आज तक हम लोग इतना देखे स्टूडेंट। अब हम लोग कल यहाँ से देखेंगे कोशिका के बारे में, शोषण के बारे में देखेंगे स्टूडेंट, एटीपी के बारे में देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं आप लोग को स्टूडेंट। आप लोग एम कोचिंग सेंटर चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, आप लोग भी कीजिए। और जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को जरूर टिप दीजिए जिससे वीडियो हम जब डाला जाए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके। और स्टूडेंट आप लोग को वीडियो को लाइक करना, कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। और इसमें हम लोग खत्म हो जाने के बाद ये चैप्टर आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया जाएगा।